चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो पिछले साल पूछा गया था उसका ये क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं। और कह रहा है स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं, बहुत आसान तरीके से हल करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो एक लाइन दिया उसको कि अल्फा और बीटा, क्या दिया है, अल्फा और बीटा समीकरण, अल्फा और जो बीटा है वो समीकरण किसका, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं। ये तो दे रखा हमको, मूल है। ठीक है, इतना हमको दे रखा है। अब देखिए हमको ज्ञात करना वैल्यू इसका। अब इसका ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या पहले निकालना पड़ेगा, इसलिए हम पहले निकालेंगे इसका मूलों का योग निकालेंगे स्टूडेंट। क्या निकालेंगे, मूलों का योग, मूलों का योग निकालेंगे स्टूडेंट। अब मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग, जैसे मूलों का योग क्या फार्मूला होता है कि माइनस यक्स का गुणांक, फार्मूला याद होना चाहिए। मूलों का योग का क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट, फार्मूला है इसका। ठीक है स्टूडेंट, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो माइनस लगा है तो माइनस को तो हम माइनस आगे लगा ही देंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक कितना है, -3, तो हम क्या लिख देंगे -3। अब बटे में यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 2, तो हम क्या लिख देंगे 2। अब आप ये बताइए, माइनस गुणा माइनस में कहते माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। मतलब स्टूडेंट मूलों का योग कितना आ गया, 3/2 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, समझ गए। अब देखिए करना था, मूलों का योग 3/2 आ गया तो हम तथा अब हम क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तथा मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मूलों का जब भी हम गुणनफल निकालते हैं तो क्या होता है कि अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। यही तो होता है, अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद इसमें क्या है, इस समीकरण में तो अचर पद 5 है तो 5 लिख देंगे, यक्स इसका गुणांक 2 है तो हम क्या लिख देंगे 2। मतलब कि मूलों का गुणनफल 5/2 आ गया, मूलों का योग 3/2 आ गया। अब देखिए कौन सा वैल्यू निकालना था, अब हमको निकालना था कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा निकालना था। अगर मैं देखिए अल्फा बीटा इसमें भी है, अल्फा बीटा इसमें भी है। अगर मैं अल्फा और बीटा कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ बीटा से बीटा काम खत्म, इसमें से एक अल्फा बचेगा और यहाँ से ए से अल्फा खत्म, बीटा में 1 बचेगा, तो ये बचेगा इतना। तब इतना बच गया स्टूडेंट। अब सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना निकला है, 5/2। आई इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला है, 3/2 लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब सिंपल करना तो 5 15 और 2 दूनी के 4। ठीक है, 15/4 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए स्टूडेंट कि कैसा सवाल लगा है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आएगा तो इसको तो भैया उड़ा देंगे हम लोग, ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने इसको कवर कर रखा है क्वेश्चन नंबर पहले को। बताइए स्टूडेंट कैसा लगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छे से समझ में आया है ना आप लोगों को, अच्छे से ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह आगे सारे क्वेश्चन कर लेंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सबको मालूम चल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर, क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत से प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। आधार की लंबाई याद कीजिए। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे हम लोग पहले सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से।
कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमको दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं, क्षेत्रफल तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। कह रहा है यदि उसकी ऊंचाई जो होगी आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर है। अगर आधार की लंबाई अगर हमको स्टूडेंट मालूम चल जाती है तो उसमें 7 जोड़कर हम उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, और इसके बाद क्षेत्रफल दे रखा है, बस उस सूत्र पर रखेंगे निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको आधार मानना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि माना, यहाँ पे माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तब त्रिभुज का आधार ही हमको 1 सेंटीमीटर मालूम चल गया, तो ऊंचाई तो आराम से निकाल देंगे त्रिभुज की ऊंचाई, क्योंकि दे रखा है कि आधार का कितना, आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो सिंपल है। तो हम लोग निकालेंगे त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, जो आधार हमारा x है उसे 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो x में 7 जोड़ देंगे तो x प्लस 7 सेंटीमीटर इसके त्रिभुज की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो फार्मूला जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, यहाँ लिख दूंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब स्टूडेंट त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है स्टूडेंट फार्मूला। हाँ देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको आगे ही दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 की जगह 30 रख देंगे बराबर, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आधार स्टूडेंट कितना निकला है x, और ऊंचाई कितना है x + 7, यही तो है स्टूडेंट। अब सिंपल से इसको क्या कर लेना, हमको हल कर लेना स्टूडेंट। तो 30 को 2 में गुणा होगा तो 30 दूनी क्या 60, इधर 60 बच गया बराबर। यहाँ पे देखिए x में 1 को गुणा करेंगे तो x ही होगा, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस x मल्टीप्लाई 7 में होगा तो हो जाएगा 7x स्टूडेंट। ठीक है, अब सिंपली करना क्या है कि इसे कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x, अब प्लस 60 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -60 बराबर 0 हो जाएगा। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नो डाउट। अब यहाँ से द्विघात समीकरण बन गया, इसको हल कर दीजिए, तो 60 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा कितना 60x स्क्वायर। अब गुणा कीजिए कि 60 आ जाए और घटाने पे, और गुणा करने पे 60 आ जाए और घटाने पे 7x आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो 12 × 5 = 60, 12 में 5 को गुणा करेंगे तो 60 भी हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो -7 भी आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x और -5x, क्योंकि 12x में से 5x घटाएंगे तभी तो 7x बचेगा स्टूडेंट, और 12 में 5 गुणा करेंगे तो 12 × 5 = 60x स्क्वायर भी हो जाएगा, -60 बराबर 0। यही तो, ये तो समीकरण लगाना जानते ही आप लोग। यहाँ से पेयर बना लीजिए, यहाँ से x का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 12, अब माइनस यहाँ से 5 का मान लेंगे तो x, अब माइनस गुणा माइनस में होगा तब प्लस, और यहाँ से 5 से भाग देंगे 60 में तो ये भी 12 में बराबर 0। तो x + 12 यहाँ पे भी, x + 12 यहाँ पे भी कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x + 12 एक में, हो जाएगा x - 5 एक में बराबर 0। अब सिंपली से दोनों कर दीजिए, x + 12 बराबर भी 0 कर दीजिए स्टूडेंट, एक और x - 5 बराबर भी 0 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x बराबर -12 आ जाएगा स्टूडेंट, और x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ऋणात्मक तो होता नहीं है कि वैल्यू, तो हम धनात्मक लेंगे, इसलिए तभी x बराबर 5 आ गया। और आधार की लंबाई पूछा था, आधार की लंबाई हमने x माना ही था तो x बराबर 5 आ गया, तो मतलब कि आधार की लंबाई कितना हो गया, आप लिख लीजिए आधार की लंबाई है, तो आधार की जो लंबाई निकल के आई हमारे सामने स्टूडेंट वो कितना है स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। तो आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यही क्वेश्चन है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत ही सरल तरीके से मैंने बता दिया इसको, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन एकदम जहन में बैठ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, और ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा होंगे आप लोगों को तो वीडियो लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए स्टूडेंट, और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, एक मोटर बोट है देखिए जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा
कि अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। धारा की चाल याद कीजिए। देखिए 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर खुद ही है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको चलिए बना लेते हैं। एकदम बहुत ही ज्यादा आने के चांसेस भी इस क्वेश्चन को है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि इसको हल किया जाएगा। वो भी पहले क्वेश्चन को पढ़ के एक एक पॉइंट हल करते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए। कह रहा है स्टूडेंट कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जड़ में चाल 24 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको तो पहले लिख ही लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि मोटर बोट, क्या मोटर बोट की स्थिर जल में चाल, ठीक है। जो दे रखा पड़े उसको तो लिख दें। मोटर बोट की स्थिर जल में चाल, तो मोटर बोट की स्थिर जल में चाल कितना हो जाएगा, कितना दिया हमको 24 किलोमीटर पर आवर घंटा, ठीक है। ये दे रखा था, हमने लिख दिया। अब देखिए करा कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 32 किलोमीटर दूरी है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में। अच्छा हमको बताइए कि धारा की चाल आपको मालूम है? धारा की चाल आपको मालूम है? नहीं ना मालूम है तो इसको मानना पड़ेगा। तो पहले उसको धारा की चाल मानिए। तो लिखेंगे हम लोग कि माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल। पहले धारा की चाल मान लेते हैं। माना कि धारा की चाल कितना मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, ठीक है। माना धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर। अब जल के अनुकूल और प्रतिकूल चाल निकल जाएगी। अब देखिए धारा की चाल हमको x किलोमीटर पर आवर मिल गई है, तो जल में यहां से आराम से निकल जाएगा। जल में अनुकूल चाल, जल में अनुकूल चाल, पहले अनुकूल चाल निकालते हैं। जल में अनुकूल चाल, ठीक है। अनुकूल चाल में क्या होता है कि जो धारा की चाल होती है और जो इसका चाल दिया वो क्या होता है, जुड़ जाता है अनुकूल में। तो अनुकूल चाल में कितना हो जाएगा, 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जल में अनुकूल चाल क्या हो जाएगा कि जो स्थिर चल में चाल है वो और प्लस धारा की चाल है, दोनों आपस में जुड़ जाएगी, जल की अनुकूल चाल निकल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। इसी तरह जल का प्रतिकूल चाल, जल के क्या होगा, जल के अनुकूल चाल, जल के प्रतिकूल चाल, जल के प्रतिकूल चाल। अब बहुत ही सिंपल है। जल के प्रतिकूल चाल में क्या होता है, घट जाएगा, तो हो जाएगा 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर। बस सिंपल है, इतना कर लिए ना आप लोग, बस अब क्वेश्चन हल होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि वही दूरी, देखिए वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल मैंने निकाल दिया। कह रहा है कि अनुकूल चाल चलता है तो इतना, और जल में प्रतिकूल चाल चलता है तो उतना। लेकिन जब अनुकूल चाल चलता है तो धारा के प्रतिकूल चाल से जाने में कितना, 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो अंतर मालूम चलेगा 1 घंटे का। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा ताकि एग्जाम आपको समझ जाए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ता है स्टूडेंट कि प्रश्नानुसार, अगर अच्छे अंक लाना चाहते तो लिखना पड़ेगा। प्रश्नानुसार क्या दिया था कि जल के प्रतिकूल, जल के प्रतिकूल, जल के प्रतिकूल 32 किलोमीटर जाने पर, ये तो दिया है, जल के प्रतिकूल 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, लगा समय जल के अनुकूल, जल के अनुकूल 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, लगा समय बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रहा था अंतर उनका। तो सिंपल करना हमको एकदम स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है कि फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर स्टूडेंट क्या होता है कि दूरी बटे चाल, यही तो होता है फार्मूला। समय बराबर क्या होता है स्टूडेंट, दूरी बटा चाल। इससे हम फॉर्मेट सेट कर लेंगे। देखिए दूरी हमको पहले क्या दे रखा था स्टूडेंट, 32, पहले 32 किलोमीटर, अब बटे में चाल। तो पहला का चाल कितना निकला, अनुकूल चाल कितना निकला है स्टूडेंट, और पहले प्रतिकूल चाल घटाएंगे ना, प्रतिकूल चाल कुल कितना निकला है 24 माइनस x किलोमीटर, ठीक है। इसमें से हम घटा देंगे, फिर दूरी कितना, उतना ही दूरी 32 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर कितना प्रतिकूल चाल लगता है तो 24 प्लस x लगता है। तो हम यहाँ पे प्रतिकूल चाल में से अनुकूल चाल घटा देंगे जब स्टूडेंट, ठीक है, तो हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है, कितना अधिक समय लगता है, 1 समय,
1 घंटा अधिक समय लगता है, क्योंकि समय निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है यहाँ पे, तो आप ही सुनिए, अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है, तो समय निकालने के लिए है। तो आप ये बताइए कि प्रतिकूल चाल कितना, प्रतिकूल चाल आपको कितना दिया था, 24 माइनस एक्स। तो यहाँ पे प्रतिकूल चाल में जब चलता है तो उसका समय इतना लगता है, और अनुकूल चाल में जब चलता है तो इसका समय इतना लगता है। तो यहाँ पे इसके समय में से इसको समय घटाएंगे तभी तो हमको अंतर मालूम चलेगा, दोनों के समय में से अंतर घटाएंगे तो 1 मालूम चल गया। अब सिंपल, तब इतना मालूम चल गया तब हल हो जाएगा। अब इसका एलसीएम हम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स एक कोष्टक में, और यहाँ पे 24 प्लस एक्स एक कोष्टक में बच जाएगा। ठीक है, अब सिंपल करना है, 24 माइनस एक्स से 24 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 24 प्लस एक्स बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 32 गुणे 24 प्लस एक्स, फिर बीच में माइनस है, माइनस लगा दी। अब 24 प्लस एक्स से 24 प्लस एक्स कैंसिल, अभी इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 और गुणे में 24 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब सिंपल से इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आप ही देखिए 32 में 24 को गुणा करेंगे तो यह आएगा आपका 768, और प्लस 32 को गुणा एक्स में होगा तो हो जाएगा 32 एक्स, माइनस माइनस लगा दीजिए। फिर 32 में 24 को गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 768, माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस। इसी तरह 32 को गुणा एक्स में होगा तो हो जाएगा 32 एक्स। ठीक है स्टूडेंट, और बटे में आपका यह रहेगा कि 24 माइनस एक्स और एक हो जाएगा 24 प्लस एक्स बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ही बताइए कि माइनस 768 से प्लस 768 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, खूब आराम से हो जाएगा। अब 32 एक्स और 32 एक्स क्या हो जाएगा, 64 एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बराबर, अगर इसकी मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई इसमें करूं तो उतना ही आएगा, क्योंकि एक में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स और एक कोष्ठक में हो जाएगा 24 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए तो ये फार्मूला क्या बन गया कि ए माइनस बी और एक कोष्ठक में ए प्लस बी, और जब ये रहता है तो ये फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। इसलिए अब यहाँ करना पड़ेगा कि जो 64 एक्स है तो 64 एक्स तो ऐसा ही रहेगा। अब ए स्क्वायर इसमें क्या है 24, ठीक है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 576, अब माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है एक्स, तो इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इतना इक्वेशन बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आपका प्लस 64 एक्स है ही है, अब प्लस 576 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 576, इधर बच जाएगा आपका 0। अब ये समीकरण बन गया। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे स्टूडेंट। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए गुणा करने पे 576 आना चाहिए, और यहाँ पे जोड़ने पे कितना आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, घटाने पे 64 एक्स आना चाहिए। तो चलिए समीकरण स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 72 एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 576 बराबर 0। अब कहेंगे क्या, तो 72 में जब 8 का गुणा करेंगे तो 576 भी हो जाएगा। अब 72 एक्स में से 8 एक्स घटाएंगे तो 64 एक्स भी आ जाएगा, तो जानते हैं आप लोग। तो सिंपल है कि अब जोड़ा बना लीजिए, इसका जोड़ा बना लीजिए। तो इसमें से 20 एक्स का ले लीजिए तो हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा 72, अब माइनस से यहाँ से 8 का लेंगे तो एक्स माइनस माइनस प्लस, जब 8 का भाग देंगे 576 में तो कितना जाएगा 72 बार बराबर 0। अब देखिए एक्स प्लस 72 इसमें भी आ गया, एक्स प्लस 72 इसमें भी आ गया, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपका x प्लस 72 एक कोष्टक में और x माइनस 8 एक कोष्टक में बराबर 0। अब करना क्या है कि x प्लस 72 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर यहाँ पे माइनस 72 आने लगेगा, और x माइनस 8 बराबर अगर 0 कर देते हैं x बराबर 8 आने लगेगा। तो ऋणात्मक हम लेंगे नहीं, हम धनात्मक लेंगे। तो धनात्मक क्या गया x बराबर 8। अब x क्या निकला हमारा, हम क्या माने थे, धारा की चाल माने थे। तो हमको धारा की चाल ही पूछा है, यहाँ पे देख लीजिए पूछा है क्या कि धारा की चाल। तो बताइए कि माना धारा की चाल हम क्या माने थे, x माने थे, तो x का वैल्यू आ गया क्या 8। तो 8 किलोमीटर पर आवर ये हमारा धारा की क्या हो जाएगी चाल। यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने कर लिया होगा बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 नो डाउट आप होगा क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट, और कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हम आगे बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 2019 में भी पूछा गया था और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है। कह रहा है कि चित्र में, ये जो चित्र देखा इसमें कह रहा है कि डीई जो है बीसी के समानांतर है। बात को समझिए, जो ये डीई रेखा आपको दिखाई दे रही है वो इस बीसी के क्या है समानांतर है स्टूडेंट। ठीक है, यदि एडी बराबर एक्स, यदि ए डी, ये जो ए डी है वो कितना दिया है एक्स दिया है, यदि ए डी बराबर एक्स और डीबी जो है वो दिया है एक्स माइनस 2। ठीक है, डीबी बराबर एक्स माइनस 2 और ए ई एक्स प्लस 2, ए ई जो है वो दिया है एक्स प्लस 2 दिया है, और ई सी जो ई सी है वो दिया है क्या है, वो दिया है एक्स माइनस 1।
तो यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये कोई फार्मूला लगाएंगे तुरंत हल हो जाएगा। जब देखिए सोल्यूशन इसका मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल होता है। जब ये चैप्टर पढ़ाए होते तो तुरंत आपको समझ में आ गया होता, लेकिन चैप्टर नहीं चला, लेकिन फिर तुरंत समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन में देखिए जब बात को समझिएगा, जब DE समानांतर हो जाता है BC के, जब यह रेखा इस रेखा की क्या होती है, समानांतर होती है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहता है कि जो AD आपको दिखाई दे रहा है कि AD बटे में DB, AD बटे में DB, जो इतना का अनुपात इतना होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AE बटे में किसके, EC के हो जाएगा। ठीक है, तो AD बटे में DB और बराबर AE बटे में EC जो होगा, ये जो फॉर्मेट है इसी को बोलते हैं हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं। अब उसी प्रमेय से लगा देंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा। आधारभूत समानुपातिक समानुपातिक प्रमेय से अब ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लग गया। अब सिंपल, अब इसी पर रख दीजिए, आ जाएगा ना आंसर आपका। AD कितना दिया है x, तो हम लिख देंगे x बटे में DB कितना दिया है x माइनस 2 बराबर AE कितना दिया है x प्लस 2 बटे में EC कितना दिया है x माइनस 1। अब सिंपल था, यहाँ से हल कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो x आएगा बराबर। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हल कीजिए, तो ये x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 में करेंगे तो ये a माइनस बी और ये प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या है, x, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस b क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। अब सिंपल सा। अब स्टूडेंट जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिंपल आ गया है आप लोगों के पास। यहाँ पे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, बातें खत्म। यहाँ बच गया माइनस x बराबर माइनस 4, अब माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दीजिए, बच गया x बराबर 4 है। यही तुमसे पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये हो जाएगा आंसर। तो देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, मुलाकात होगी, बहुत ही वेरी मोस्ट त्रिभुज का क्वेश्चन है। यह क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आप लोगों को, नो डाउट आपको होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, चलिए अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपने क्लियर कर लिया अच्छे ढंग से, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 में की ओर स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है स्टूडेंट। क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताना होना इस क्वेश्चन का हल। ठीक है, चलिए सोल्यूशन हम लिखते हैं, इसको आराम से समझने की कोशिश भी करते हैं। कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2 संबंधित 3 दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माना छोटे व बड़े त्रिभुज, माना छोटे व, इसमें 2 ही त्रिभुज तो दिया, एक छोटा एक बड़ा, तो माना छोटे व बड़े त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः क्या मान लेंगे, A1, A2 मान लेंगे। मतलब हमको ये मालूम चल जाएगा कि छोटे त्रिभुज की भुजा क्या है, A1 है, और बड़े त्रिभुज की भुजा क्या है, A2 है स्टूडेंट, हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए अब करना हमको ये चीज है कि जब A1, A2 है और इसका अनुपात दिया है कितना, कि मतलब कि छोटे और बड़े, देखिए छोटे और बड़े का अनुपात कितना दिया है, मतलब A1 संबंधे A2, छोटे और बड़े त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 2 संबंधे 3 दिया है। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि A1 बटा A2 जो है ये बराबर हो जाएगा 2/3 की, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। अब करना हमको क्या है, इसलिए फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, अनुपात में फार्मूला क्या होता है कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए फार्मूला होता है अनुपात निकालने का, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का,
छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर छोटे त्रिभुज की भुजा क्या है आपका A1 और बटे में बड़े त्रिभुज की भुजा A2 है। ठीक है, बस अब इस फॉर्मेट पर रखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यह फार्मूला होता है कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर छोटे त्रिभुज की भुजा बटे में बड़े त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये रूल फॉर्मूला होता है। अब सिंपल तब फॉर्मेट हमको मालूम है, तब बस हो गया। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, उसमें आगे बता रखा है 48 दे रखा है। अब बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो ये ऐसे ही रहेगा। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको। अब देखिए A1 कितना आया 2, A2 कितना आया 3, इसका हमको क्या कर देना, स्क्वायर कर देना स्टूडेंट। अब इसको स्क्वायर कर देना, तब निकल गया 48। इससे बड़े त्रिभुज को हम चलिए x मान लेते हैं। x बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा स्टूडेंट। अब x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 में x गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 48 में 9 को गुणा करेंगे तो 48 गुणे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से अगर निकालेंगे यहाँ x की वैल्यू, तो x बराबर क्या आ जाएगा 48 गुणे 9, ये 4 गुणा में तो 4 भाग में आ जाएगा। अब सिंपल से कटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, x बराबर क्या आ जाएगा 12 गुणे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 9 आ जाएगा। तो 12 9 कितना होता है 108, तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और x को स्टूडेंट हमने क्या माना था, तो x को हम क्या माने थे, ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल मानते हैं। ठीक है, क्योंकि x बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल अस्तः, इसलिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से ये क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन करने लगेंगे तो आराम से कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत हुआ ही नहीं होगा, आराम से आपको समझ में आ गया, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां अगर स्टूडेंट आप कर लिए होंगे बढ़िया से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको बना लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया है तथा इसके वृत्तीय आधारों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो पहले जो दिया रहता है पहले उसको खूब लाइनिंग बाय लाइनिंग लिख देते हैं, फिर लास्ट में आपका हल हो जाएगा। ठीक है, पहले देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करने जाएं पहले जो दिया उसको लिखते हैं। तो हमको ये दे रखा है कि यदि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखिए कि दिया है, फॉर्मेट से अगर लिखते हैं सजाकर तो एग्जाम तो तुरंत जान जाएगा कि आप अच्छे से लगाएं। दिया है शंकु के छिन्नक जो है, शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, शंकु छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई जिसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से करते हैं। एल बराबर कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, हमने नोट कर लिया। अब देखिए आधार का परिमाप दिया हमको। ठीक है, तथा आधारों के परिमाप दे रखा ना, तथा आधारों के परिमाप 24 और 12। आधारों के परिमाप कौन दिया है 24 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि माना आधारों की त्रिज्या मान लेंगे, माना जो आधारों की त्रिज्या होगी, माना आधारों की त्रिज्या हमको तो मालूम है नहीं, तो हम लोग मान लेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। त्रिज्या नहीं मालूम रहेगी तो त्रिज्या मालूम रहेगी तब क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो माना आधारों की त्रिज्या क्रमशः क्या का मान लेंगे, स्मॉल r1 तथा स्मॉल r2 मान लेंगे। मान लीजिए कि आधार की क्या है त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए दिया है तथा इसके वृत्तीय आधारों के परिमाप 24 सेंटीमीटर। यदि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय आधारों के परिमाप, तो वृत्तीय आधारों के परिमाप क्या होता है 2 पाई r1, दो वृत्त है ना, तो पहला का हो गया 2 पाई r1 का परिमाप कितना दिया है 24, और दूसरा परिमाप दूसरे वृत्त का परिमाप क्या निकल जाएगा तो 2 पाई r2 जो कि दिया है कितना 12 दिया है। अब आप स्टूडेंट एक बात समझिए, यहाँ से देखिए इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला ये जो दिया आपको इसको क्या लिख सकता हूँ कि 2 पाई r1 बराबर कितना दिया है 24। तो यहाँ r1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। r1 बराबर क्या हो जाएगा 24 बटे में 2 पाई हो जाएगा, 2 से 2 कटाएंगे तो 12 में कट जाएगा। मतलब यहाँ हमको निकल गया r1 बटा क्या निकल गया 12 बटे में पाई निकल गया। r1 की वैल्यू क्या निकल गया 12 बटे में पाई निकल गया। इसी तरह इसको देखिए यहाँ से अगर r2 की वैल्यू निकाले जाए तो क्या हो जाएगा
12/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, 2 छके 12, मतलब R2 बराबर क्या निकल जाएगा, 6/पाई निकल गया। अब ये R2 बराबर में 6/पाई निकल गया, R1 बराबर 12/पाई निकल गया। अब सिंपल से तब इतना निकल गया। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था ना, तो आराम से लगा लेंगे हम लोग कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है कि पाई l बटे में R1 प्लस R2, पाई l कोष्टक में R1 प्लस R2 ये होता है, बटे में नहीं होता है। ये फार्मूला होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकालने का। तो देखिए पाई दे रखा था पाई, ठीक है, और गुणे यह लंबाई कितना अभी हम निकाले हैं इसका, तो 6 निकाले हैं, ठीक है। वहाँ पे दिया भी है कि दिया है शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई l बराबर 6 सेंटीमीटर, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 6। और R1 कितना निकला स्टूडेंट, तो 12/पाई प्लस R2 कितना निकला, तो 6/पाई निकला स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं, तो हल करेंगे स्टूडेंट, कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई गुणे 6, आधार दोनों सेम है, तो आधार सेम है तो पाई रहेगा, दोनों जुड़ जाएगा, 12 6 18, बीच में गुड़ा लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, और 6 और ये 18, तो 18 छः कितना होता है 108, 18 छः कितना होता है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल जाएगा आपका क्या, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना निकल गया, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 6 है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वो मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए, ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग में बदलकर हल कीजिए। कह रहा है कि 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, और एक दिया है कि 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। इस समीकरण को हल करना है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ आराम से इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको दो समीकरण दिया है, एक दिया है 5/x - 1 दिया है, और प्लस 1/y - 2 दिया है, ठीक है। और बराबर में आपको क्या दिया है, 2 दिया है। और एक आपका समीकरण दिया है कि 6/x - 1 और -3/y - 2 बराबर 1 दिया है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि जानते हैं कि इतना बड़ा इक्वेशन दिया है, चीज़ें सॉल्व करने में ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है, तो हम लोग कुछ एक आसान तरीका लगाएंगे। आसान तरीका लगाएंगे कि देखिए 5 में कुछ नहीं तो 1 तो छिपा ही होगा, एक काम तो गुणा कर ही सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, 1/x - 1। अब हम क्या करते हैं कि 1/x - 1 को हम क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, ठीक है। तथा अब देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं तो एक तो छिपा ही होगा आपका, तो 1/y - 2, 1/y - 2 यहाँ से निकल गया, तो इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। अब करना आपको क्या है कि देखिए अब 1/x - 1 बराबर यू मान लिया, 1/y - 2 बराबर भी मान लिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 है तो 5 लिख लीजिए। अब 5 गुणे यहाँ से क्या हो गया, 1/x - 1, 1/x - 1 को हम क्या माने हैं, यू माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू, 5 गुणे यू, अब प्लस बीच में तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ पे भी 1/y - 2 है, तो 1/y - 2 को हम क्या माने, भी है, तो भी ही हो जाएगा। और बराबर यहाँ से 2 निकल गया आपका। इसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ नहीं तो एक तो छिपा ही होगा आपका यहाँ पे, तो 6 है तो 6 लिख लीजिए। और गुणे 1/x - 1, 1/x - 1 को हम क्या माने हैं, यू माने हैं, तो यहाँ पे यू का गुणा कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छिपा है, तो देखिए 3 है तो 3 को 3 उतार दीजिए। 1/y - 2, 1/y - 2 को हम क्या माने, भी माने, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। अब बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ से हल करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, 5 में यू का गुणा करेंगे तो 5u और प्लस भी बराबर 2, ऐसे 6 का गुणा यू में करेंगे तो 6u और -3 भी बराबर क्या, 1। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब करना ये चीज़ है कि अगर समीकरण पहला में अगर 3 का गुणा कर दूँ तो ये भी 3 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पे, 3 का गुणा करने पे, 3 का गुणा करने पे, अगर समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देते हैं, इस वाले में 3 का गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, 15u और प्लस 3 भी और बराबर 3 दूनी के 6, ठीक है। मैं दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसमें गुणा किया हूँ 3 का, तो 3 5 15u और 3 का भी का गुणा करेंगे तो 3v और 3 दूनी के 6 आ गया। यह समीकरण आपका 3 आ गया, ठीक है। अब सिंपली आपको करना है यह चीज़ है कि समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पे,
समीकरण 3 व 2 को क्या करने पे, जोड़ने पे। चलिए समीकरण 3 और 2 उतारिए। समीकरण 3 आपका है 15u प्लस 3 भी बराबर 6, ये समीकरण आपका 3 है। और समीकरण 2 क्या है कि 6u माइनस 3 भी बराबर 1, ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, इसे क्या करने पे, तो जोड़ने पे। चलिए जोड़ रहे हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा जोड़ने पे, क्योंकि ये 6 नंबर का पूछता है। तो जोड़ेंगे तो प्लस 3v से माइनस 3v, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21u। 21u बराबर 6 1 7। अब यहाँ से u निकालेंगे तो हो जाएगा 7/21। तो u बराबर हो जाएगा 7 एकम 7 7 त्रिक 21, u बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तब u बराबर 1/3 आ गया। तो अब सिंपली आपको करना ये चीज़ है कि u का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, u का मान क्या करने पर, u का मान यहाँ लिखिए, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, u का मान समीकरण 1 में रखने पे, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का पूछता है। u का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 आपका क्या है कि 5u प्लस भी बराबर 2, यह है। तो 5u की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 1/3 प्लस क्या हो गया यहाँ पे v बराबर 2। यहाँ से हो जाएगा 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, या प्लस ये क्या हो जाएगा, v बराबर 2 हो गया। अब सिंपली आपको ये करना है कि v बराबर हो जाएगा 2 और प्लस 5/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5/3 में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से v निकालेंगे तो 3 दूनी के 6 माइनस 5 बटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 3। यहाँ से आपका निकल गया क्या है, v बराबर 1/3 है, यहाँ से निकल गया u बराबर 1/3 निकल गया। ठीक है, अब दोनों 1 1 3 बटे निकल गए हैं। ठीक है, अब आप सिंपली आपको करना ये चीज़ है कि अब हमें निकालना है किसका, x और y की वैल्यू निकालना है। तो चलिए इस पेज पे देखिए, अब आपको करना ये चीज़ है दोस्तों कि इतना वैल्यू निकल गया, दोनों का 1/3 निकल गया। यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं u बराबर भी 1/3 आ गया है और v बराबर भी 1/3 आ गया है। लेकिन दोस्तों हम समीकरण क्या माने थे, हम माने थे कि 1/x माइनस 1 बराबर हम क्या माने थे, u माने थे, और 1/y माइनस 2 बराबर क्या माने थे, v माने थे, यही तो माने थे। अब सिंपली आपको करना है यहाँ पे कि 1/x माइनस 1 बराबर u का वैल्यू क्या है, 1/3। इसी तरह इसको 1/y माइनस 2, अब v का वैल्यू v क्या है, 1/3 आया है। अब x माइनस 1 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 3 का गुणा 1 में होगा तो 3, और यहाँ से x बराबर 3 अब माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर 4 आ गया। और इसी तरह y माइनस 2 का गुणा 1 में होगा तो y माइनस 2 अब बराबर 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 हो गया। ठीक है, अब करना है y बराबर 3 और माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2, तो y बराबर 3 2 5 आ गया। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि x बराबर यहाँ पे 4 आ गया, y बराबर 5 आ गया, तो यही इसका आंसर होगा। कितना सिंपल से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। 6 नंबर का पूछता है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको 6 नंबर का पूछता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9, यहाँ 9 है। ठीक है, 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों का द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि अगर यह समीकरण जो दिया द्विघात समीकरण, अगर यह इसका मूल वास्तविक है तो हमें मूलों का मूल ज्ञात कीजिए, वो भी किसके, द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह जो इसके मूल वास्तविक हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, इससे पहले चेक करेंगे कि वास्तविक नहीं, अगर वास्तविक रहेगा तो हम लोग द्विघात सूत्र द्वारा इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो समीकरण आपका दिया है क्या, द्विघात समीकरण 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए अब करना क्या है कि अगर इसको मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को किससे तुलना करेंगे, हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही तो फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण का। इससे तुलना करने पे चलिए तब इससे तुलना करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। समीकरण दिया आपका 9x² अब प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, इसके नीचे लिखेंगे उसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब तुलना कर रहे हैं तो यहाँ से a बराबर क्या निकल गया 9, और यहाँ से b बराबर क्या निकल गया 7, और c बराबर क्या निकल गया -2। अब इतना निकल गया। अब हमको मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मेट हम बताए थे, एक बार इस क्वेश्चन को मैंने कराया था। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने बताया था कि मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट जो होता है उसे विविक्तर से चेक किया जाता है। ठीक है, क्या विविक्तर का फॉर्मेट आप जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो चलिए पहले विविक्तर इसका निकाले जाए। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर अब माइनस 4, a कितना दिया है 9, और c कितना दिया है -2। तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, माइनस गुणा माइनस में होते हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9 चौको 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसे करेंगे तो 9 2 11 7 4 11 1 12 कितना आ गया 21 121। डी बराबर कितना आ गया 121। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डी बराबर कितना आ गया 121, ठीक है। और एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि जो डी है वो किससे 0 से बड़ा है, और जब डी 0 से बड़ा होने लगे तो समझिए कि वो मूल क्या होता है वास्तविक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल तो वास्तविक हमको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः मूल क्या है वास्तविक है। चलिए, तो वही तो कहा था कि अगर मूल वास्तविक है तो हमें इसका मूल ज्ञात कीजिए और मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मूल वास्तविक हमको तो मालूम चल गया, जब डी 0 से बड़ा होने लगा मतलब विविक्तर 0 से बड़ा होने लगा तो मतलब समझ लीजिए कि वास्तविक है। तो यहाँ से आप चेक करके वास्तविक अब जान गए। अब इसका मूल ज्ञात करना है तो अभी द्विघाती सूत्र क्या होता है जैसा कि जानते हैं, तो होता है x बराबर -20 प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a, ये होता है द्विघाती सूत्र। तो चलिए देखिए यहाँ से x बराबर निकलेगा, यहाँ पे देखिए -b, तो b क्या आया था b 7 आया था, तो ये क्या हो जाएगा -7 और प्लस माइनस फिर b आ गया, b मतलब क्या 7 का स्क्वायर, ठीक है, और -4ac। तो अभी देखिए अब यहाँ से सिंपल b स्क्वायर माइनस 4ac अभी हम लोग निकाले हैं ना, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था 121 आया था। तो डायरेक्ट यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप 121 ही लिख दीजिए, ठीक है, सिंपल सा। तो 121 आ गया और बटे में 2 और गुणे a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। अब सिंपली देखिए यहाँ से क्या निकल गया -7 और प्लस माइनस ये हो गया करड़ी में 121 और 9 दूनी के 18 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से निकलेंगे तो -7 और प्लस माइनस 121 का वर्गमूल क्या होता है 11 होता है और बटे में क्या हो गया 18, ठीक है, x बराबर। अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस 2 चिन्ह आ गया, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पे, प्लस चिन्ह लेने पर, और प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा -7 और प्लस 11 बटे 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको क्या 11 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 बटे कितना बचेगा 18, तो यहाँ से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 9 18, ये आ जाएगा 2 बटे 9 आ जाएगा। और एक बार लिखेंगे माइनस ऋणात्मक चिन्ह लेने पे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पे एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर -7 और -11 बटा 18 आ जाएगा। तो -11 और -7 कितना हो जाएगा -18 बटा 18 आ जाएगा। अब कैंसिल हो क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसके क्या पूछा था हमसे 2 मूल पूछा था, तो 2 मूल इसके आ गया, एक -1 आ गया, एक 2 बटे 9 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल इसके आ गए क्या -1 और 2 बटे 9 आ गया। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग कितना आसानी से इसको समझ लिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो समझ में आ गया होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चनों को करके ही आपको एग्जाम में पहुँचना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया हो, तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इसे आप लोग किसी कीमत पे आपको इसको करके ही जाना है आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कोई 2 वर्ग दिया है, एक वर्ग यह हो गया और एक वर्ग यह हो गया, ठीक है। अब वर्ग जानते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, इतना तो आप लोग मालूम है आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफल, इसका वर्ग का क्षेत्रफल इसका वर्ग का क्षेत्रफल, और दोनों वर्गों का क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो वो कितना होता है 117 मीटर स्क्वायर होता है। यदि उनके परिमाप, परिमाप जानते हैं कि यहाँ से लेके पूरी लंबाई क्या कहलाती है परिमाप कहलाती है। अगर यहाँ से मैं चलना प्रारंभ करूँ, यहाँ की दूरी यहाँ की दूरी यहाँ की दूरी पूरा ऐड कर लूँ तो ये क्या कहलाएगा आपका परिमाप कहलाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो पहला वर्ग इसका भुजा x है, तो ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ये अगर इसे y भुजा मान लेते तो ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए हल में आपको लिखना है कि माना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि माना प्रथम वर्ग की भुजा, माना प्रथम वर्ग की भुजा लिखना पड़ता है, माना प्रथम वर्ग की भुजा कितना x मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा, तथा दूसरे वर्ग की भुजा, तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितना मान लेंगे y मीटर, ठीक है। दूसरे वर्ग की भुजा कितना हो गया y मीटर हो गया, ठीक है। इतना मानने के बाद आप देखिए करना कह रहा है कि प्रश्न अनुसार, देखिए प्रश्न हमसे तो यही कहा, देखिए बहुत सिंपल आप समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है
कि इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होता है 117 मीटर स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा मतलब यक्स का स्क्वायर, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अगर इन्हीं दोनों को, ये भी इसका पहले वर्ग का क्षेत्रफल आ गया या दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है कितना आता है 117 मीटर स्क्वायर आता है। बात खत्म। अब करना आपको क्या है, इससे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, ठीक है। अब सिंपली आपको करना ये चीज़ है, कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 हो, अब परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, मैंने क्या कहा था कि यहाँ की लंबाई, यहाँ की लंबाई, यहाँ की लंबाई, पूरी लंबाई जोड़ दिया जाए तो परिमाप हो जाए। तो परिमाप कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 एक्सिस का परिमाप हो जाएगा। ठीक है। तथा पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि चारों लंबाई जोड़ देंगे तो 4x, और दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। और लिखा है कि अंतर, उनके परिमापों का अंतर 12 है, मतलब ये अंतर 4x माइनस 4y बराबर अंतर कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है। तो यहाँ से आप हल भी कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से निकाल लीजिए x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 3 12, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से आप y की वैल्यू भी निकाल देंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इतना तो जानते हैं आप लोग। तो y बराबर क्या आ गया x माइनस 3 आ गया। अब सिंपली आपको करना क्या है कि y बराबर x माइनस 3 है, तो इसे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जो y का मान निकला है इसे समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पे, और जब y का मान समीकरण 1 में आप रखेंगे तो समीकरण 1 क्या हमारा यह है, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर, अब प्लस क्या आ गया यहाँ पे वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर आ गया तो वाई का क्या वैल्यू था x माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर है तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। अब सिंपली आपको करना क्या है कि x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो 2 ए यक्स और बी 3, तो 3 दूनी के 6x कितना हो जाएगा 6x, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए प्लस 117 इधर ला देंगे तो माइनस 117 और बराबर 0 आ जाएगा। सिंपली कर दे रहा हूँ, इसको शॉर्ट मैंने बना दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 6x, और ये देखिए प्लस माइनस घटेगा 117 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 108 बचेगा, और बराबर यहाँ से क्या बचेगा 0 बच गया। यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 3 क्या हो जाएगा 6x और माइनस ये क्या हो जाएगा 2 5 10 और 2 4 8 बराबर 0। मतलब ये आपका बन गया क्या x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 54 बराबर 0 बन गया। तो अब इस समीकरण को क्या करना है हमें हल करना है, तो 54 को गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा 54 x स्क्वायर, गुणा करने पे 54 आ जाए और घटाने पे 3 आ जाए। ठीक है। तो ऐसा कौन सा समीकरण है आपका, तो 9 6 54, 9 में 6 को गुणा करेंगे तो 54 x स्क्वायर भी आ जाएगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। तब सिंपली आपको करना है यहाँ पे लिखना है x स्क्वायर और माइनस 9x और प्लस 6x और माइनस 54 बराबर 0, क्योंकि देखिए माइनस 9x और प्लस 6x इसमें घटाएंगे तो माइनस 3x भी आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 54x स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 9, और यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बराबर 0। तो x माइनस 9 यहाँ पे भी तो कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 9 1 में आ जाएगा, और 1 में x प्लस 6 बराबर 0 आ जाएगा। अब सिंपली करना है यहाँ पे दोस्तों कि x माइनस 9 बराबर 0 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा x बराबर 9, और एक बार x प्लस 6 बराबर 0 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए चलिए देखिए, तो देखिए x बराबर क्या गया माइनस 6, तो जैसा कि जानते हैं ऋणात्मक मान्य नहीं होता है इसलिए हम धनात्मक लेंगे, तो x बराबर 9 ले लिया। तो पहले वर्ग की भुजा हम x माने थे तो x बराबर 9 आ गया, और दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे समीकरण माना था y बराबर x माइनस 3, तो y बराबर x की वैल्यू क्या आ गया 9 माइनस 3, तो y बराबर क्या आ गया 6 आ गया, तो y बराबर 6 आ गया और x बराबर 9, तो एक वर्ग की भुजा 9 मीटर आ गया और दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था और महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन था, अच्छा नंबर का पूछता। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4 की, और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आगे आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। कहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए देखिए अनुपात पूछा है, तो अनुपात में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप, अब परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दे दिया परिमाप हमको, तो हम लोग हर में लिखेंगे पहले त्रिभुज का परिमाप, पहले त्रिभुज का परिमाप 2। ठीक है। पहले त्रिभुज का परिमाप
अब बटे में क्या आपका दूसरे त्रिभुज का परिमाप, बटे में दूसरे त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि हमसे अनुपात पूछा, ठीक है, दूसरे त्रिभुज का परिमाप। चलिए पहले त्रिभुज का परिमाप बटे में दूसरे त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब चलिए मान लेते हैं पहले त्रिभुज का परिमाप हम मान लेते हैं A1 और दूसरे त्रिभुज का परिमाप हम A2 मान लेते हैं, ठीक है। और A1 A2 क्या है, यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो A1 का परिमाप कितना आ गया 40 और A2 का कितना आ गया 60 आ गया। तो यहाँ से कटाएंगे तब 20 दूनी के 40 और 20 3 60 कितना आ गया 2/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया A1 बटा A2 कितना आ गया 2/3 आ गया, A1 2 आ गया और A2 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब हमसे सिंपल ये पूछा था कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बहुत ही सिंपल हम लोग लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A1, तो क्षेत्रफल के जानते हैं आप लोग स्क्वायर होता है, तो A1 का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा A2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। A1 आपका 2 है तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर और A2 आपका 3 है तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया, बहुत ही सिंपल निकल गया आ गया कि क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे लिखना पड़ता है ना थोड़ा, क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया आपका 4/9 आ गया, ठीक है। तो देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल इसका वर्ग होता है तो भुजा का वर्ग कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल यह क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप आराम से इसका आप अनुपात निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँगा, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।